नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपने राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है, जिसका जो पार्ट नंबर है दोस्तों कितना नंबर का है? 8 नंबर का। ठीक है, इससे पहले अपन ने 7 वीडियो अपलोड कर दिए दोस्तों, जिसमें अपन लगभग दोस्तों 300 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है दोस्तों अपने भौतिक प्रदेशों से संबंधित होने वाले अपने राजस्थान जो परिचय है इससे संबंधित लगभग अपन ने 150 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। और आज की इस भौतिक प्रदेश की जो वीडियो है इसके अंदर का जो वीडियो होने वाली है 51 नंबर से लेकर 75 नंबर तक क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है अपना, वैज्ञानिकों को किस जिले के अंतर्गत 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए दोस्तों? तो जीवाश्म दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए? मतलब कि 400 करोड़ वर्ष पूरे पुराने हैं जो जीवाश्म है वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो यहाँ पे अपना कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर से ये अपने जीवाश्म प्राप्त हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत है क्षेत्र बालुका स्तूप से मुक्त है दोस्तों? तो बालुका स्तूप से मुक्त कितना प्रदेश हो जाएगा दोस्तों? तो बालुका जो मुक्त प्रदेश है दोस्तों, टोटल जो मतलब कि अपना मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों, ये टोटल रेतीला मैदान है, इसका जो बालुका मुक्त प्रदेश कितना हो जाएगा? 41.5%। ठीक है, बालुका जो मुक्त स्तूप तो अपना 41.5% हो जाएगा, लेकिन जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वो कितना है दोस्तों? 58.5%। ठीक है, 58.5% अपना बालुका स्तूप से युक्त प्रदेश है, और बालुका स्तूप से मुक्त प्रदेश कितना हो जाएगा? 41.05। ठीक है, 41.5। ठीक है, और जो मरुस्थलीय टोटल प्रदेश है दोस्तों राजस्थान का कितना प्रतिशत रखता है? 61.11%। ठीक है, 61.11% अपने राजस्थान के क्षेत्रफल का मरुस्थलीय प्रदेश रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप से मुक्त है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों अपने बालुका मुक्त प्रदेश कितना प्रतिशत देख रहा था दोस्तों? 41.5%। ठीक है, 41.5% अपने बालुका मुक्त प्रदेश देखा था। उसके अंतर्गत इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन मतलब कि सही हो जाएगा जहाँ पे बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों यहाँ पे फलोदी और पोखरण के अंतर्गत बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। बाकी बायुत, चौहाटन, ओसिया, शेरगढ़ सीव के अंतर्गत मतलब कि बालुका स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पुराने राजस्थान के मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों जो भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पुराने राजस्थान के मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे जो मतलब कि 7,000 वर्ष पहले यहाँ पे मरुस्थल के कोई प्रमाण नहीं थे दोस्तों। ठीक है, 7,000 वर्ष पूर्व यहाँ पे किस चीज़ के प्रमाण थे दोस्तों? यहाँ पे मतलब कि जलवायु मतलब पेड़ पौधे उपस्थित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। थार का मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है? तो दोस्तों जो थार का मरुस्थल मिलता है वो सबसे ज़्यादा भारत के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, भारत के अंतर्गत कितना प्रतिशत थार का मरुस्थल? तो 85% अपने भारत के अंतर्गत है। ठीक है, बाकी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दोस्तों अपने राजस्थान में थार का मरुस्थल कितना हो जाएगा? तो 61.11% अपने राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जिसका मतलब कि जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान के कितने ज़िले शामिल होते हैं? 12 ज़िले। ठीक है, 12 ज़िले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। 61.11% राजस्थान के क्षेत्रफल का हिस्सा रखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भौतिक प्रदेश रखता है, स्थान रखता है दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? मरुस्थलीय हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थलीय जो प्रदेश है ये अपने राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इसका कितना प्रतिशत रखता है? तो 61.11% हिस्सा रखता है। ठीक है, बाकी हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती अपने कितना प्रतिशत रखता है दोस्तों? हाड़ौती यहाँ पे दोस्तों 6 पॉइंट कुछ हिस्सा रखता है दोस्तों। ठीक है, 6% के लगभग हाड़ौती का क्षेत्र है। बाकी पूर्वी मैदानों की बात करें तो ये 23% हिस्सा रखता है। बाकी अरावली की बात करें तो दोस्तों कितना प्रतिशत रखता है? 10% के समथिंग रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है?
तो संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच के मतलब कि प्रदेशों का हिस्सा है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों मतलब कि जो भारत राजस्थान का जो हिस्सा है वो कौन से भारत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो अपना मैदानी भाग है या फिर दोस्तों जो मरुस्थलीय मैदान भाग है ये किससे जुड़ा हुआ, जो उत्तरी मैदानी भाग है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी जो अरावली की जो श्रेणी है ये प्रायद्वीपीय पठारों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना पहला सही हो जाएगा। तो उत्तरी मैदान जो वृत्त मैदान है ये दोस्तों ये किससे जुड़ा हुआ है, अपने उत्तरी मैदानों से जुड़ा हुआ, जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान का मरुस्थल और जो पूर्वी साइड का जो मैदानी भाग है ये उत्तरी मैदान से जुड़ा हुआ है। बाकी प्रायद्वीपीय पठार से अरावली श्रेणी जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल होने वाला वो कितना हो जाएगा, 2,13,788 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है मरुस्थलीय क्षेत्रफल का। ठीक है, बाकी जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 3,42,239 है। यहाँ पे 3,42,239 हो जाएगा। ठीक है, 0.74 वर्ग किलोमीटर। बाकी जो मरुस्थल का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, 2,13,788 है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, मरुस्थल से सर्वथा भिन्न है। यह मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो दोस्तों कौन सी अवधारणा सटीक है जिसके कारण जो मरुस्थलीकरण का निर्माण हुआ। तो मरुस्थलीकरण का जो निर्माण होने का सबसे बड़ा कारण है वो कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पे डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अतिचारण की वजह से एक तो मतलब कि मरुस्थलीकरण ज़्यादा हो रहा है और अतिहलन की वजह से भी हो रहा है। एक नरवीकरण तथा मर्दा के जो मतलब कि मर्दा व जल को अनुचित प्रबंध के कारण भी दोस्तों मरुस्थलीकरण का प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बाप बोल्डर युग से संबंधित है। तो बाप बोल्डर किस युग से संबंधित हो जाएगा, कार्बोनिफेरस युग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बाप बोल्डर क्या चीज़ होती है दोस्तों, ये मतलब कि जो मतलब कि पुराने समय के अंदर जीवाश्म के रूप में जो पत्थर उपलब्ध है दोस्तों वो मतलब कार्बोनिफेरस के नाम से जानते हैं, जिसको अपन बाप बोल्डर के नाम से जानते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ये बाप बोल्डर का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज क्या हो जाएगी, एक भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, भूमिगत जल पट्टी हो जाएगी लाठी सीरीज। ये जो लाठी सीरीज है ये कहाँ पे है, जैसलमेर के अंतर्गत जो मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के बीच में जो एक रेखा है दोस्तों वो जल पट्टी या फिर लाठी सीरीज के नाम से जानती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सुमेलित की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सुमेलित सबसे पहले मेवाड़ जो पर्वतीय प्रदेश है, मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गीरवा का क्षेत्र दोस्तों, जो कि उदयपुर का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्र में आता है। बाकी हाड़ौती की बात करें तो ये मुकुंदरा पहाड़ियाँ हो जाएगी। शेखावटी की बात करें, शेखावटी के अंतर्गत कौन सी हो जाएगी, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र है कांतली नदी की वजह से। और बाकी गग्गर मैदान की बात करें तो ये नाली का मैदान हो जाएगा। ठीक है, जिसको अपन पाट के नाम से भी जानते हैं या फिर नाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर कौन सा है, पहले से अपना हो गया 3। ठीक है, तीसरा नंबर हाड़ौती से अपना कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, 3-1। शेखावटी से कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बाकी गग्गर से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गग्गर से अपना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3-1-4-2। तो 3-1-4-2। तो दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित क्रम सही व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण की जो भौतिक व्यवस्था है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अपन को व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले जो अपने जो श्रेणी आती है दोस्तों वो यहाँ पे शेखावटी का एरिया आ जाता है। ठीक है, शेखावटी का एरिया कहाँ पे दोस्तों, ये शेखावटी का एरिया है। उसके बाद विंध्यन श्रेणी की बात करें तो ये विंध्यन श्रेणी आ जाएगी यहाँ पे दोस्तों अपनी। ठीक है, विंध्यन श्रेणी कहाँ पे आ जाएगी, पूर्वी दक्षिणी मैदान है ये अपना विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी शेखावटी की बात करें तो शेखावटी अपन चर्चा कर चुके हैं, ये शेखावटी का क्षेत्र है, ये दोस्तों विंध्यन श्रेणी आ जाएगी।
इसके बाद दोस्तों लोनी बेसिन है, ये जो क्षेत्र है ये लोनी बेसिन कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके नीचे है। इसके बाद दोस्तों माही का मैदान, ये अपना माही का मैदान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला। सबसे पहले शेखावटी प्रदेश, ठीक है, सबसे पहले शेखावटी प्रदेश। इसके बाद विंध्यन श्रेणी है, ठीक है, विंध्यन श्रेणी हो गया। इसके बाद लोनी बेसिन हो गया, तो लोनी बेसिन ये वाला हो गया। इसके बाद माही का मैदान, ये अपना दक्षिण का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दोस्तों वापस सुमेलित करना है। तो सुमेलित की बात करें तो बरखान, तो बरखान क्या चीज़ है, एक बालू का स्तूप है, ठीक है। बरखान एक बालू का स्तूप है जो कि अपने शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा हानिकारक बालू का स्तूप कौन सा है, बरखान ही है दोस्तों, ठीक है। और लाटी श्रृंखला की बात करें तो लाटी श्रृंखला श्रृंखला क्या चीज़ हो जाएगी, भूगर्भिक जलपट्टी हो जाएगी, ठीक है। इंसेलबर्ग की बात करें तो इंसेलबर्ग क्या चीज़ है दोस्तों, इंसेलबर्ग अपना आबू जो पर्वत है इसका एक खंड है, ठीक है। पलाया की बात करें तो एक शुष्क झील है जो कि अस्थायी झीलें हैं दोस्तों। मरुस्थल के समय मतलब कि जो पानी इकट्ठा होता है वो पलाया झीलें कहलाती है। तो यहाँ पे दोस्तों बरखान का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा। और लाटी श्रृंखला की बात करें तो ये अपनी चौथी हो जाएगी, ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। इंसेलबर्ग की बात करें तो पहला नंबर हो जाएगा। और पलाया की बात करें तीसरा नंबर हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 3 1 3, तो 2 4 1 3, तो ये ऑप्शन तो पहला तो गलत है, ठीक है। 2 4 1 3 ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वापस सुमेलित का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, सुमेलित करना है। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों उत्तरी अरावली से कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, रघुनाथगढ़, जो कि शिखर के अंतर्गत दोस्तों। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ ये कितने मीटर ऊंची है, 1055 मीटर, ठीक है। जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़ श्रेणी, ठीक है। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली के अंतर्गत जो दोस्तों जैसे वो अपना जो अजमेर वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, टोटगढ़, ठीक है। टोटगढ़ का जो क्षेत्र है, टोटगढ़ का जो क्षेत्र वो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है टोटगढ़ वाले की, तो टोटगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 933 मीटर, 933 मीटर टोटगढ़ की हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मतलब कि दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली से संबंधित कौन सा हो जाएगा, दिलवाड़ा, ठीक है। दिलवाड़ा का ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1442 मीटर, ठीक है। 1442 मीटर दिलवाड़ा का जो क्षेत्र है इसका 1442 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। बाकी हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, सतूर, सतूर जो कि कहाँ पे दोस्तों, बूंदी के अंतर्गत, ठीक है। सतूर कहाँ पे हो जाएगा, बूंदी के अंतर्गत हाड़ौती प्रदेश में। जो सतूर की ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सतूर की ऊंचाई 353 मीटर, 353 मीटर सतूर की ऊंचाई होने वाली जो सतूर की पहाड़ियाँ हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो पहला ऑप्शन अपना कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पे वापस मिलान करते हैं एक बार। तो उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली सर रघुनाथगढ़। मध्य अरावली कौन सी हो जाएगी, मध्य अरावली टोटगढ़, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी अरावली की बात करें तो अपनी दिलवाड़ा हो जाएगी। और हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो सतूर हो जाएगी। तो पहले के अंदर कौन सा ऑप्शन है, रघुनाथगढ़, यानी कि फोर्थ, ठीक है। यानी मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली के अंतर्गत टोटगढ़ यानी दूल्हा चौथा, दूसरा। और दक्षिणी अरावली की दिलवाड़ा यानी कि तीसरा। फिर हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो दूसरा। यहाँ पे मिस्टेक कर दी क्या मैंने, मध्य अरावली के अंतर्गत पहला है, ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही होने वाला है दोस्तों, सबसे पहले चौथा, चौथा यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। और हाड़ौती प्रदेश कौन सा था दोस्तों, हाड़ौती अपना दूसरा था। तो हाड़ौती के अंतर्गत दोस्तों कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो ये ऑप्शन अपना सही है, तीसरा नंबर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है दोस्तों। तो अवरोही क्रम के अनुसार दोस्तों कौन सा क्रम सही होने वाला है, तो दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है। घटते क्रम के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियाँ व्यवस्थित की गई है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें तो सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है, सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी, 938 मीटर, ठीक है। 938 मीटर किसकी हो जाएगी, सज्जनगढ़ की। सायरा की बात करें तो सायरा कितनी है दोस्तों, सायरा 900 मीटर है, ठीक है। 900 मीटर सायरा की ऊंचाई है। बाकी सायरा के बाद दोस्तों जो नागपानी है, नागपानी कितना हो जाएगा, 867 मीटर, ठीक है। गोगुंदा की बात करें तो गोगुंदा की जो ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी, गोगुंदा की ऊंचाई है दोस्तों 840 मीटर, ठीक है। 840 मीटर अपने गोगुंदा की ऊंचाई हो जाएगी। ये चारों की चारों पहाड़ियाँ दोस्तों वो कहाँ पे हैं दोस्तों, उदयपुर के अंतर्गत है।
तो ये दोस्तों पहला ऑप्शन है, ये सज्जनगढ़ सबसे ऊंचा है, उसके बाद सायरा, फिर नागपानी, फिर गोगुंदा। ये चारों की चारों पहाड़ियाँ उदयपुर के अंतर्गत है और पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, यानी कि ये घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सुमेलित करना, वापस सुमेलित के क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत कुछ ज़्यादा आते हैं, तो सुमेलित करना दोस्तों। ठीक है, उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र है, तो उत्तरी पूर्वी जो अरावली क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र का सबसे पहले अलवर के साथ होता है कनेक्ट। ठीक है, और अरावली का जो मध्य भाग है, अरावली का मध्य भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो मध्य भाग की बात करें तो दोस्तों ये जयपुर हो जाएगा। ठीक है, मध्य भाग कौन सा हो जाएगा, जयपुर है। भोरट के पठार की बात करें तो ये उदयपुर से संबंधित हो जाएगा। बाकी दक्षिणी अरावली की बात करें तो ये सिरोही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसके साथ जुड़ा हुआ, 3 के साथ। ठीक है, और अरावली की बात करें, अरावली मध्यवर्ती दूसरा। ठीक है, 2 से दूसरा। ठीक है, भोरट का अपना पहला हो जाएगा। 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 किसके अंतर्गत ऑप्शन है दोस्तों, 3 2, यानी कि सी इसके अंदर भी दे रहेगा 3 2। ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी मतलब कि दो दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, 1 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना दोस्तों। जो अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं दोस्तों, इनको दोस्तों ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि सबसे पहले छोटी पर्वत श्रेणी आएगी, उसके बाद दोस्तों फिर बाद में बढ़ती क्रम में आएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी श्रेणी कौन सी हो जाएगी, ठीक है, जरगा। ठीक है, सबसे छोटी श्रेणी कौन सी हो जाएगी, जरगा। इसके बाद अगला जो अपन देखते हैं दोस्तों, सब उसके बाद कौन सी आती है दोस्तों, दिलवाड़ा। ठीक है, दिलवाड़ा इसके बाद आती है, फिर दोस्तों शेर आती है, फिर गुरु सीकर आती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जरगा की जो ऊंचाई है, जरगा की ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर। 1431 मीटर कितनी है, जरगा की ऊंचाई है। बाकी दिलवाड़ा की बात करें 1442 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बाकी शेर की बात करें तो 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बाकी गुरु शिखर की बात करें तो 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर है। बहुत सी जगह पे 1727 मीटर भी देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, 1727 मीटर देखने का कारण क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो पहाड़ी के ऊपर जो मतलब कि गुरु दत्तात्रेय का जो मंदिर है दोस्तों, वो 5 मीटर और ऊपर है। ठीक है, तो 5 मीटर उसकी भी ऊंचाई ऐड करने के बाद इसकी जो ऊंचाई हो जाती है वो 1727 मीटर हो जाती है। तो पहला ऑप्शन अपना कौन सा है, पहला ऑप्शन ये जरगा है। उसके बाद तीसरा, पहला तीसरा इसके अंतर्गत दे रखा है, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा, उसके बाद मतलब कि दूसरा कौन सा हो जाएगा, शेर वाला, फिर अपना गुरु शिखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना दोस्तों। तो यहाँ पे वापस मतलब कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो मतलब कि सबसे छोटी पहाड़ी कौन सी है दोस्तों, सबसे छोटी पहाड़ी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अपनी तारागढ़ हो जाएगी। ठीक है, तारागढ़ सबसे छोटी है। इसके बाद कुंभलगढ़ है, फिर मतलब कि अचलगढ़, फिर गुरु शिखर है। ठीक है, सबसे छोटी इसके बाद कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ सब तारागढ़ से बड़ी है, फिर अचलगढ़ कुंभलगढ़ से बड़ी है, फिर गुरु शिखर अचलगढ़ से बड़ा है दोस्तों। तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है, वो तारागढ़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 873 मीटर। ठीक है, बहुत सी जगह पे 870 मीटर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तारागढ़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 873 मीटर। इसके बाद दोस्तों कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1224 मीटर। ठीक है, 1224 मीटर अपने कुंभलगढ़ की ऊंचाई हो जाएगी। और सिरोही की बात करें तो अब सिरोही के अंतर्गत अचलगढ़ आता है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी, 1380 मीटर है। बाकी गुरु शिखर आप सभी को पता है दोस्तों, 1722 मीटर है। तो ये दोस्तों पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी पहाड़ी वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी होने वाली दोस्तों, शेर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे शेर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो सायरा सबसे ऊंची है। ठीक है, सायरा सबसे ऊंची है। सायरा की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 900 मीटर है दोस्तों। सायरा की ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर। इसके बाद दोस्तों डोरा पर्वत की बात करें, डोरा पर्वत कहाँ पे दोस्तों, एक तो सबसे पहले तो ये जालोर के अंतर्गत है। इसकी जो ऊंचाई है डोरा पर्वत की वो कितनी है, 869 मीटर। डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी, 869 मीटर है। इसके बाद नाग पहाड़ की बात करें तो नाग पहाड़ की जो ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी,
नागपाड़ की ऊंचाई है दोस्तों 795 मीटर, ठीक है। 795 मीटर नागपाड़ की ऊंचाई है, जो कि अजमेर के अंतर्गत आता है। बाकी बिलाली की बात करें तो बिलाली की ऊंचाई कितनी है? 775। बिलाली कहाँ पे दोस्तों? बिलाली ये अपने अलवर के अंतर्गत है। सायरा उदयपुर 900 मीटर है। डोरा पर्वत जालोर 869। और नाग पहाड़ियाँ कहाँ पे दोस्तों? अजमेर के अंतर्गत 795 मीटर। और बिलाली की बात करें तो अलवर के अंतर्गत आती हैं, जो कि 775 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित है दोस्तों? तो घटते क्रम के अंतर्गत व्यवस्थित करना, तो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी दोस्तों इसमें? तो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों जो शेर पहाड़ी वो सबसे ऊंची है, फिर दिलवाड़ा है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है। हाँ ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। जरगा इसके बाद अचलगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेर की ऊंचाई वो कितनी है? 1597 मीटर। 1597 मीटर किसकी हो जाएगी? शेरगढ़ की ऊंचाई है। बाकी देलवाड़ा की बात करें 1442 मीटर हो जाएगी। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी? 1442 मीटर है। जरगा की बात करें 1431 मीटर है, ठीक है। 1431 मीटर की किसकी हो जाएगी? शेर अपने जरगा की हो जाएगी। इसके बाद अचलगढ़ की बात करें, अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है। तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो दोस्तों ऊंचाई के अनुसार दोस्तों अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सबसे सही क्रम कौन सा दर्शाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही टोडगढ़ है, ठीक है। टोडगढ़ सही हो जाएगा, जिसके अंदर टोडगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 933 मीटर है। टोडगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। ये कहाँ पे आता है? अजमेर के अंतर्गत है, ठीक है। टोडगढ़ के बाद दोस्तों जो इसकी ऊंचाई है किसकी? खो खो जो पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे दोस्तों? अलवर के अंतर्गत आती है, अलवर या फिर जयपुर के अंतर्गत आती है। इनकी जो ऊंचाई है 920 मीटर है। खो नामक पहाड़ियाँ, इसकी जो ऊंचाई कितनी? 920 मीटर है। इसके बाद दोस्तों जो बिलाली नामक जो क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं, ये अलवर के अंतर्गत आती हैं। तो बिलाली पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 775 मीटर है। 775 मीटर किसकी हो जाएगी? बिलाली, जो कि अलवर के अंतर्गत आती है। बाकी रोजा भाकर जो कि सिरोही के अंतर्गत है, ठीक है। रोजा भाकर कहाँ पे? रोजा भाकर सॉरी जालोर के अंतर्गत है। जालोर के अंतर्गत रोजा भाकर आता है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? रोजा भाकर की ऊंचाई है 730 मीटर। अवरोही क्रम के अंतर्गत कौन सा व्यवस्थित किया गया है दोस्तों? तो पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। टोडगढ़ इस सबसे बड़ा है, उसके बाद खो, फिर बिलाली, फिर रोजा भाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश भाग में है? तो गुरु शिखर की जो चोटी है ये अपने किस भाग में? दक्षिणी भाग में, जो कि सिरोही के अंतर्गत है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1727 मीटर है, जो कि मंदिर सहित है, ठीक है। 1727 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है, और जो कि जो मंदिर सहित है। बाकी फीट में बात करें तो इसकी फीट के अंतर्गत ऊंचाई कितनी है? 5750 फीट है, ठीक है। फीट के अंतर्गत कितनी ऊंचाई इसकी? 5750 फीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर है। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। इसकी जो फीट के अंतर्गत जो ऊंचाई है 5750 मीटर है। बाकी इसकी जो ऊंचाई है मीटर के अंतर्गत वो कितनी? 1722 मीटर है। और मंदिर सहित कितनी? 1727 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो यहाँ पे सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा होने वाला दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा अपना सज्जनगढ़ है, ठीक है। सज्जनगढ़ सबसे ऊंचा है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। सज्जनगढ़ सबसे ऊंचा है। और कुंभलगढ़ दोस्तों, इस कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1200 के समथिंग है। तारागढ़ अपना 933 है, सॉरी, ठीक है। फिर नारगढ़ कहाँ पे हो जाएगा? जयपुर के अंतर्गत है। और नारगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 599 मीटर है। 599 नारगढ़ की है। कुंभलगढ़ की 1224 है, ठीक है। 1224 कुंभलगढ़ की है। तारागढ़ की 973 हो जाएगी। 973 किसकी है? तारागढ़ की। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर